जैन फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग जंतुओं में परिवहन पढ़ने वाले हैं। इसके फर्स्ट लेक्चर में हम लोग जो परिवहन क्या होता है, जंतुओं में परिवहन कैसे होता है, उसके बाद उसके साथ ही हम लोग पढ़े थे पौधे में परिवहन कैसे होता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लैनेट्स बीइंग पढ़ चुके हैं हम लोग। यानी पौधे में कैसे परिवहन होता है, परिवहन क्या होता है पहले लेक्चर में समझे। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम लोग क्या जंतुओं में परिवहन समझेंगे, और थर्ड लेक्चर इसका आएगा जिसमें मानव का जो हृदय होता है उसमें कैसे परिवहन होता है रक्त का। ठीक है, थर्ड लेक्चर में हम लोग समझेंगे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। थर्ड लेक्चर जरूर देखेगा। अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से चेक कर लीजिएगा ताकि आपका एक भी क्वेरीज न रहे और आप लोग अच्छे से स्टडी कर सके। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से, क्या है जंतुओं में परिवहन। उच्च श्रेणी के जितने भी जंतु हैं, जो उच्च छोटे नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े जीव हैं, तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थ को ले जाने के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है। ठीक है, और एक भाग से दूसरे भाग में उस पदार्थ को ले जाता है, उसको क्या बोलते हैं जंतुओं में परिवहन। और परिवहन के लिए मुख्यतः कितने अवयव होते हैं? परिवहन के लिए उस श्रेणी के जंतुओं में 3 प्रमुख अवयव होते हैं। कितना होता है? 3 प्रमुख अवयव होता है। वो 3 प्रमुख अवयव जंतुओं में क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला है रुधिर, जिसको रक्त भी बोलते हैं, अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं। दूसरा है हृदय प्लस रक्त वाहिनियां। ठीक है, हृदय रक्त वाहिनियां बराबर परिसंचरण तंत्र या रक्त परिवहन तंत्र। हृदय और रक्त वाहिनियां मिलकर क्या बनाता है? परिसंचरण तंत्र या रक्त परिवहन तंत्र। ठीक है, ये हो गया दूसरा अपना। तीसरा है लसिका तंत्र। ठीक है, यही 3 क्या है इसका मुख्य 3 अवयव। अब हम लोग क्या करते हैं आगे समझते हैं। ठीक है, अगला है रक्त परिवहन तंत्र, यानी कि ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि रक्त परिवहन तंत्र। रक्त कैसे परिवहन होता है। ठीक है, समझते हैं पहले रक्त के बारे में। रक्त लाल रंग का होता है हीमोग्लोबिन के कारण। पहले ये समझिए, रक्त का लाल रंग किसके कारण दिखता है? तो रक्त जो है हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखता है। रक्त किसके कारण लाल दिखता है? तो रक्त जो है हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखता है। रक्त लाल दिखता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का रंग गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। रक्त लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। ठीक है, रक्त क्या है? रक्त जो है लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। पूछेगा रक्त का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, स्वाद कैसा होता है? तो यह क्षार के तरह होता है। बेस मतलब क्षार होता है। ठीक है, गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। पूछेगा रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ तक कि आप जब ऊपर लेवल के हाई लेवल के एग्जाम में जाइएगा, कंपटीशन में जाएगा, तो वहाँ पर भी यह बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। जो ब्लड का पीएच मान या रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4, जो कि फिक्स है, चेंज नहीं होता है, इसलिए आपको याद करके रखना है। ठीक है, अगला है प्रवाह के दौरान उत्तक का संयोजन करता है। जब रक्त का प्रवाह होता है कोशिका के अंदर, तो क्या करता है? टिश्यूज का संयोजन करता है। एक करने का कार्य करता है कौन? ब्लड को इसलिए जब संयोजन करता है, उत्तक को संयोजन करता है प्रवाह के दौरान, इसलिए उसको तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। ब्लड जब कोशिका के अंदर से प्रवाहित होता है तो बहुत सारे उत्तकों का संयोजन करता है, एक करने मिलाने का कार्य करता है। इसलिए खून को या रक्त को क्या बोलते हैं? तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। पूछा जाएगा रक्त को क्या कहा जाता है? तो रक्त को तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। ठीक है, अगला है क्या? रक्त की संरचना, यानी कि ब्लड का कंस्ट्रक्शन। समझते हैं ना, संरचना है यहाँ पर। रक्त की 2 प्रमुख घटक होता है। रक्त के कितने घटक? 2 प्रमुख घटक होता है। पहला जो है तरल भाग, जो प्लाविक या प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का 2 घटक, रक्त जो बना होता है तो 2 घटक से मिलकर बना होता है। पहला का नाम है, जो तरल भाग है उसका नाम है प्लाविक या प्लाज्मा। तरल मतलब लिक्विड पार्ट जो है उसका, लिक्विड भाग वो क्या है? प्लाविक या प्लाज्मा। और जो ठोस भाग है सॉलिड, यह है लिक्विड स्टेट, यह है सॉलिड स्टेट, यानी ठोस भाग, जिसमें लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और रक्त पट्टिकाणु होता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिका,
श्वेत रक्त कोशिका और रक्त पट्टिकाणु पाया जाता है। यह है रक्त की संरचना में। रक्त की संरचना की दो घटक, तरल भाग जिसको हम लोग प्लाविक या प्लाज्मा, ठोस भाग जो लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और रक्त पट्टिकाणु है। ठीक है, हम लोग क्या समझते हैं, अब इससे आगे समझते हैं किसको, प्लाज्मा को। ठीक है, यह रक्त का तरल भाग है, इसको समझते हैं। देखिए, यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। पूछेगा प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो हल्का पीला रंग का होता है। यह क्या है, तो यह हल्का चिपचिपा द्रव, हम पढ़े हैं ना यहाँ पर, प्लाविक या प्लाज्मा तरल अवस्था में रहता है। तो यही प्लाविक का प्लाज्मा जो एक चिपचिपा द्रव है, इसका रंग हल्के पीले रंग का होता है। पूछेगा आपसे प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला रंग। क्या है यह, एक चिपचिपा द्रव है जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का 55% होता है। आपके बॉडी में जितना भी रक्त है, खून है, उसके आपके खून के पूरे रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। ठीक है, जितना है उसका 55%। प्लाज्मा में करीब 90% जल होता है। प्लाज्मा में कितना जल होता है पूछेगा आपसे, तो प्लाज्मा में 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% कार्बनिक लवण, 0.18% ग्लूकोज, 0.5% वसा तथा शेष अन्य अकार्बनिक पदार्थ उसमें होता है। किसमें, प्लाज्मा में। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। पूछेगा प्लाज्मा का रंग हल्का पीला, क्या है, चिपचिपा द्रव, आयतन के हिसाब से कितना होता है, कुल रक्त का 55%। बहुत वीवीआई क्वेश्चन, बहुत बार बार पूछा जाता है। प्लाज्मा पूरे शरीर के रक्त का कितना प्रतिशत, 55%। ठीक है, प्लाज्मा में करीब 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% कार्बनिक लवण, 0.8% ग्लूकोज, 0.5% वसा तथा शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ प्लाज्मा में होते हैं। ठीक है, आगे समझिए। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहलाता है। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, जिनमें ये फाइब्रोनोजिन हो गया, प्रोथोबिन हो गया और हिपेरिन हो गया। ये क्या है, यही प्लाज्मा में स्थित प्रोटीन है, जिससे मिलकर के बना होता है क्या, प्लाज्मा प्रोटीन। ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। फाइब्रोनोजिन, पेंथ्रोबिन और हाइपेरिन मिलकर के क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने में कार्य करता है। रक्त जमने की प्रक्रिया में फाइब्रोनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन में 3 गो तो आया, लेकिन ये तीनों के कारण रक्त थक्का नहीं होता है। रक्त थक्का होने के लिए आगे समझना पड़ेगा आपको। रक्त जमने की प्रक्रिया में जो फाइब्रोनोजिन जो है, जो प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन तो 3 यहाँ पर दिखा, फाइब्रोनोजिन, प्रोथोबिन तथा हिपेरिन, 3 हुआ। तो जब रक्त को थक्का जमने की जो प्रक्रिया में फाइब्रोनोजिन प्लाज्मा से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और तब प्लाज्मा का शेष भाग सीरम कहलाता है। जैसे ही खून जमने का जब बात आएगा तो फाइब्रोनोजिन अलग हो जाता है, और अलग होने के बाद बाकी जो बचता है उसको सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है, सीरम। अर्थात फाइब्रोनोजिन रहित, मतलब जिस ब्लड में फाइब्रोनोजिन नहीं है, रहित प्लाज्मा सीरम कहलाता है। फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा को हम लोग क्या कहते हैं, सीरम कहलाता है। अगला है रक्त कोशिका। ठीक है, आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का 45% भाग है। पूछेगा रक्त कोशिका आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का कितना होता है, तो 45%। आपके ब्लड में जितने भी ब्लड है आपके बॉडी में, उसका कुल 45% को क्या होता है, रक्त कोशिका होता है। ठीक है, अगला है लाल रक्त कोशिका। ठीक है, लाल रक्त कोशिका, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, 3 टॉपिक है, समझिएगा ध्यान से। ये लाल रक्त कोशिका हमारे बॉडी के अंदर जो खून है, यह लाल हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। यहाँ पर आपको पता है, हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। और यही हीमोग्लोबिन क्या होता है, हमारे फेफड़ों में आता है, और जब हम सांस लेते हैं तो उस ऑक्सीजन को क्या करता है, अपने में संयोग कर लेता है, और अपने साथ बॉडी के प्रत्येक अंग में, कोशिका में पहुँचाता है, जिससे कि श्वसन की क्रिया होता है। और कोशिका के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसमें मिल करके फिर वही क्या करता है, हीमोग्लोबिन फिर फेफड़ा तक लाता है, फिर फेफड़ा से अलग होता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड सांस के जरिए बाहर निकल जाता है। आई होप समझ रहे होंगे। रक्त कोशिका जो है, फेफड़ा में जो हीमोग्लोबिन है, हम लोग सांस लिए तो ऑक्सीजन गया, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिल जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन लिए, वहाँ पर हीमोग्लोबिन है, उसको अपने में मिला लिया, संयोग कर लिया, और जा करके कोशिका में क्या करता है, वह वियोजित हो जाता है, विभाजन कर लेता है।
टूट के अलग होता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग। ऑक्सीजन की जहाँ जरूरत है कोशिका अपना पूरा करेगा और हीमोग्लोबिन बच गया। और वही कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हमारी उस हीमोग्लोबिन से मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के संयोग को क्या बोलते हैं, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये दोनों आपस में मिलता है, फिर फेफड़ा तक आता है, फेफड़ा में फिर आकर के विभाजित हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड नाक के जरिए बाहर निकल जाएगा सांस शोषण के जरिए, और फिर हीमोग्लोबिन वहीं पर रहेगा अपना। ये प्रक्रिया होते रहता है। ठीक है, रक्त कोशिकाएं, फिर सॉरी यहाँ पर लाल रक्त कोशिकाएं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन समझे होंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद श्वेत रक्त कोशिकाएं, यह श्वेत रक्त मतलब होता है क्या, श्वेत मतलब होता है क्या, उजला। ठीक है, सफेद। लाल रक्त कोशिका का जो लाल रक्त कोशिका जो होता है इसका जीवन अवधि 120 दिन होता है, याद रखिएगा। और श्वेत रक्त कोशिका का 7 दिन होता है, 1 सप्ताह। कहीं कहीं तो 3-4 दिन ही देता है, लेकिन 1 सप्ताह होता है। ठीक है, 7 दिन का होता है श्वेत रक्त कोशिका का जीवन अवधि और लाल रक्त का 120 दिन। फिर आगे देखिए यहाँ पर श्वेत रक्त कोशिका अनियमित आकार का होता है, इसका कोई आकार फिक्स नहीं रहता है। जो श्वेत रक्त होता है उजला रक्त, इसका कोई आकार नहीं रहता है। इसको परखने के लिए आपको एक बात बताते हैं, कभी कभी क्या होता है, हम लोग गिरते हैं कहीं पर तो हल्का सा यहाँ पर छिला जाता है, तो छिलने के बाद जो छोटा छोटा ऊपर पानी जैसे लगेगा आपको निकल गया है, वही श्वेत रक्त कोशिका होता है, सॉरी श्वेत रक्त होता है। ठीक है, ये अनियमित आकार का होता है, इसमें न्यूक्लियस युक्त होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है यानी केंद्रक होता है। श्वेत रक्त कोशिका में केंद्रक होता है। हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, किसमें, श्वेत रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह रंगहीन होता है। इसका कोई रंग होता ही नहीं, इसलिए इसको रंगहीन कहते हैं। श्वेत रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं मिलने के कारण यह क्या होता है, रंगहीन होता है। संख्या लाल रुधिर रक्त की अपेक्षा अत्यंत कम होता है, बहुत ही कम मात्रा में हमारे बॉडी में पाया जाता है। कौन, श्वेत रक्त कोशिका। ठीक है, उसके बाद रक्त पट्टिकाणु, इसको रक्त पट्टिकाणु को बिंबाणु भी कहते हैं या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहलाता है। ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। पूछेगा रक्त पट्टिकाणु क्या है, तो रक्त पट्टिकाणु को हम लोग बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये रक्त को थक्का बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझे होंगे। आपको बता दें जो क्या बोलते हैं, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है, यहाँ पर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बना होता है, हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु से बना होता है। ऑक्सीजन के 4 अणु से मिलकर के हीमोग्लोबिन का एक अणु बनता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो हीमोग्लोबिन जो होता है उसका जब एक अणु जो बनेगा तो ऑक्सीजन के 4 अणु की जरूरत होता है। आगे वाले को अणु बोलते हैं, इधर वाले को परमाणु बोलते हैं। ठीक है, जो नीचे में रहे उसको परमाणु, जो आगे रहे उसको अणु बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन हमको अगर बनाना है तो उसके लिए ऑक्सीजन के 4 अणु की जरूरत होता है। ऑक्सीजन के 4 अणु मिल करके हीमोग्लोबिन का एक अणु बनाता है। ठीक है, यही था आज का लेक्चर। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, जंतु में परिवहन, फिर जो जंतु में रक्त होता है, ब्लड होता है, उसके बारे में पढ़े, और ब्लड की संरचना पढ़े, रक्त में परिवहन तंत्र, ब्लड की संरचना, रक्त का पीएच मान जान लिए, प्लाज्मा क्या होता है, लाल रक्त कोशिका क्या है, श्वेत रक्त कोशिका क्या है, रक्त पट्टिकाणु क्या है। ठीक है, आप लोग समझ गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मानव का जो हृदय है उसके बारे में जानेंगे, और उसमें कैसे ब्लड जाता है आता है, कैसे फिल्ट्रेट होता है, ह्यूमन बींग कैसे परिवहन उसके अंदर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप फर्स्ट बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।